Hey, hello everyone, how are you all today? So, in the last class, we have completed Bloom taxonomy, teaching is different, and all. Now, in the next coming class, today, what we are going to do is we are going to start with the various methods of teaching. सॉरी ये हिंदी क्लास है तो मुझे हिंदी में बोलना है, आई एम रियली सॉरी. तो लास्ट क्लास में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी तक कर लिया था. आई होप आपने ये सब याद कर लिया हो. आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग जिसमें अलग अलग प्रकार शिक्षण के तरीके हैं वो हम बताएंगे या वो हम डिस्कस करेंगे. तो टीचिंग के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं. हमारे पास हो सकता है लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड, टीचर सेंट्रिक मेथड, लर्नर सेंट्रिक मेथड, इंटरेक्टिव मेथड, कंटेंट फोकस्ड मेथड. और अगर आपने ध्यान से केवीएस मदान सर की बुक पढ़ी हो तो स्पेसिफिकली आपको पता चलेगा कि लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड के अंदर खुद 3 मेथड्स हैं. स्मॉल ग्रुप में ऑलमोस्ट 12 से 15 तक मेथड्स हैं. इंडिविजुअलाइज में 7 से 8 तक मेथड्स हैं. तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यहाँ पर मेथड्स बहुत सारे हैं. तो आपको ये सारे मेथड्स अच्छे से लर्न करने हैं. बाई चांस इससे रिलेटेड आपको नहीं पता तो आप डिटेल वीडियोस एक बार देख सकते हैं. और आई होप आपने एटलीस्ट मेथड्स एक बार तो कंप्लीट किए होंगे. ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ. लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड के अंदर लेक्चर मेथड आता है, टीम टीचिंग मेथड आता है एंड टीवी वीडियो मेथड आता है. तो ये आपने पढ़े ही होंगे. अगर बाई चांस नहीं पढ़े तो टेंशन मत लीजिए, बिकॉज ये डिटेल्ड कोर्स में मैंने कवर कर रखे हैं. यूट्यूब पे जाके डिटेल कोर्स आपको मिल सकता है या ऊपर आई सेक्शन में देख लीजिएगा, मैं उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी. उससे आपको डिटेल वाला टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा जिसमें मेथड्स के आई थिंक मैंने 6 to 7 वीडियोज़ डाले हैं. वो आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा. ठीक है, अगर आपने वो गो थ्रू किया है या आपने मेथड्स पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है. तो आपको क्विकली यहाँ पर रिकैप मिल जाएगा. तो मेथड मतलब टीचिंग के प्रकार. टीचिंग या शिक्षण का एक ही तरीका नहीं होता, इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं. तो इसके कौन से प्रकार हैं वो मैं फटाफट आपसे रूबरू करवा देती हूँ. सबसे पहला है टीचर सेंट्रिक मेथड. टीचर सेंट्रिक मेथड को हम एक ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ओल्ड मेथड है. ओल्ड मेथड मतलब यहाँ पर टीचर अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टॉपिक्स के अनुसार, अपने समय के अनुसार डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. तो यहाँ पर टीचर सेंट्रिक मेथड मतलब टीचर सारी चीज़ें डिसाइड करता है, टीचर मेन फोकस होता है और टीचर के बेसिस पे ही पूरा सिलेबस, करिकुलम, सारी चीज़ें फॉर्मुलेट होती हैं. बट इसका एग्जैक्ट विपरीत है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, जिसे हम लोग शिक्षार्थी केंद्रित तरीके भी कहते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट मेन फोकस होता है. इसे हम मॉडर्न मेथड भी कह सकते हैं. आज के बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं वीडियोस बनाऊंगी या कंटेंट बनाऊंगी या लेक्चर्स लूँगी तो मैं उसे लर्नर सेंटर्ड कह सकती हूँ. टीचर सेंटर्ड में वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब टीचर ही बोलता है और स्टूडेंट चुपचाप सुनता है. जबकि लर्नर सेंटर्ड में 2 वे कम्युनिकेशन होता है. टीचर बोलेगी बट हाँ टीचर सुनेगी भी. टीचर फीडबैक भी लेने की कोशिश करेगी कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चा और क्या क्या चेंजेस करना चाहता है. एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल इन द कोर्स करिकुलम. जब हम वो चीज़ करते हैं तब हम उसे कहते हैं कंटेंट फोकस्ड, लर्नर मेथड. अब कंटेंट फोकस में क्या होता है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं सपोज यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो आपको पता है यूपीएससी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत वाइड होता है. उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पढ़नी पड़ती है. तो वहाँ पर टीचर या स्टूडेंट किसी पे भी फोकस करना बेमतलब होगा. कंटेंट मेन है कि भाई कितना पढ़ना है, कितना बाकी है और कितना करना पड़ेगा. ये सब हम जब करते हैं तब हम उसे कहते हैं कंटेंट फोकस. इसका मतलब कंटेंट ही मेन है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है. अब नेक्स्ट आता है इंटरेक्टिव या सहभागी विधि. उसमें क्या होता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पार्टिसिपेशन मतलब टीचर भी इंटरेक्ट करें बच्चों के साथ, बच्चे भी इंटरेक्ट करें और सब मिलके एक दूसरे की मदद करें. इसे हम पार्टिसिपेटिव मेथड कहते हैं. पार्टिसिपेटिव आपको लर्नर जैसा लग सकता है मगर इसमें फ़र्क है. लर्नर सेंटर में हम सिर्फ बच्चे के ऊपर ध्यान रख के बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सब कुछ डिसाइड करते हैं. जबकि पार्टिसिपेटिव में सिर्फ बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन की है. तो ये उसका मेन डिफरेंस हो गया. अब आ गया लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड. लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड का मतलब है जब मैं लार्ज ग्रुप को एक साथ पढ़ा रही हूँ, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 1000 बच्चे,
तो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स यूज हो सकते हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो जाता है, टीम टीचिंग हो जाता है, ऑनलाइन मेथड्स हो सकते हैं। वेयर एज जब मैं स्मॉल ग्रुप या छोटे समूह की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, मैं लिमिटेड बच्चों को पढ़ाऊंगी, 30 बच्चे, 20 बच्चे। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, ओपन डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, सिमुलेशन, ट्यूटोरियल्स, ये उसके कुछ मेथड्स के नाम मैंने आपको बताया। अब आएगा इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड। इंडिविजुअलाइज में क्या होगा, सिर्फ एक टीचर और सिर्फ एक स्टूडेंट। जब सिर्फ एक स्टूडेंट और सिर्फ एक टीचर मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं, टीचर एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है, उसे हम इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट ट्यूशन्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल मेथड्स में से आ सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट्स जो टीचर होमवर्क देती है, जैसे टीचर ने एक कोई निबंध लिखने को आपको बोला और आपने निबंध लिख दिया। अब जब टीचर वो पेपर चेक कर रही है, आपका होमवर्क चेक कर रही है, तो वो कम्युनिकेशन आपके और टीचर के बीच में ही है। हाँ, पूरी क्लास ने होमवर्क किया है, अग्रीड, बट एक टीचर या एक शिक्षक सारे पेपर्स एक साथ चेक नहीं करेगा या सारा होमवर्क एक साथ चेक नहीं करेगा, वो एक ही बच्चे का चेक करेगा। और जब बच्चे ने वो अपना होमवर्क किया है, वो सिर्फ वो टीचर को दिखाने के लिए किया है, सिर्फ टीचर के लिए किया है, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड। असाइनमेंट भी इसी का एक पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं ऑनलाइन मेथड्स और ऑफलाइन मेथड्स में। आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि आपने ऑफलाइन मेथड्स में भी पढ़ाई की है और ऑनलाइन मेथड्स में भी पढ़ाई की है। ऑफलाइन मेथड्स क्या होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, जहाँ पे आपने कोई फीस पे की होगी और आप गए होंगे पढ़ने, तो उसे हम ऑनलाइन मेथड्स कह सकते हैं। ऑफलाइन मेथड्स होंगे ऑफलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स यूट्यूब हो गया, अनअकैडमी, बाईजूस, इस तरह के एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम ऑनलाइन कह सकते हैं। तो ये रहे हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जिसका हिंदी में अर्थ है शिक्षण को प्रभावित करने वाली कारक। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि शिक्षण में कुछ बदलाव आ रहा है, या तो कुछ अच्छा या तो कुछ बुरा, बट हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे चर, ये सारे वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें मिलके शिक्षण पे क्या डाल रही है, प्रभाव डाल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टीचर। टीचर का मतलब होता है अध्यापक या अध्यापिका, डिपेंड्स अपॉन द जेंडर। ओके, तो आपका टीचर कैसा भी हो, बट वो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने एमकॉम किया है, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, तो मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। मैं साइंस या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि उसकी मुझे न नॉलेज है, न क्वालिफिकेशन है, ना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज होगी तो ही मैं आपको वो चीज़ बता पाऊंगी। अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। ये सबसे पहली चीज़ है, क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या करवाने वाली हूँ, मुझे उसके बारे में प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये है आपका सबसे पहला, सबसे मेन कारण। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो अच्छा टीचर नहीं होगा, उसे कुछ आता नहीं होगा, बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी तो वो ज़्यादा बेटर टीचर माना जाएगा। स्किल, उनके एक शिक्षक के अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। अगर टीचर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है या प्रेजेंट कर पाता है तो ऑफकोर्स क्लासेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। द नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस, कि टीचर का एक्सपीरियंस कितना है। अगर प्रायर एक्सपीरियंस है तो टीचर ज़्यादा बेटर तरीके से क्लास को मैनेज कर सकता है कि भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स पहले आए थे तो मैंने कैसे हैंडल किया था। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो टीचर ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को, क्लास को, पूरी शिक्षण प्रणाली को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर, ऑफकोर्स मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ उस पर मेरे कितनी पकड़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें टीचर, शिक्षण से जो रिलेटेड है, शिक्षक, अगर एक शिक्षक शिक्षण को इन्फ्लुएंस करता है तो वैसे ही एक
विद्यार्थी भी तो करता है, तो स्टूडेंट भी एक मेजर फैक्टर बन जाता है। अगर स्टूडेंट सिंसियर नहीं है, स्टूडेंट बदतमीजी करता है, स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो टीचर भले ही कितना भी अच्छा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर जितना टीचर की इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस स्टूडेंट की भी है। लास्ट में आता है एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण, हमारे आसपास का माहौल। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट मटेरियल, कि आपके पास कंटेंट कैसा है, मटेरियल कैसा है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कितनी है, लर्निंग एनवायरनमेंट सही है या नहीं, इंस्टीट्यूशन आपको कितना सपोर्ट करता है। जैसे कई बार हो सकता है कि आपकी कहीं जॉब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में लग जाए और आपके पास अच्छे आइडियाज़ हों बच्चों को कुछ नया प्रैक्टिकल करवाने के लिए, बट आपका इंस्टीट्यूट इंटरेस्टेड ना हो कि भाई नहीं, हम इस नए अप्रोच के साथ नहीं चलना चाहेंगे, या नहीं, हम इस तरह से नहीं पढ़ाते, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको हेल्प नहीं कर रहा। कई बार इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर भी देता है। तो ये आपका इंस्टीट्यूशन है जो आपके टीचिंग को इफेक्ट कर रहा है। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप ये कैसे होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, प्लीज़ याद रखिएगा। लीडर, गाइड, पेरेंट एंड स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, लीडर, गाइड, पेरेंट, स्टूडेंट, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। नाउ टीचिंग मेथड्स, यस, आप टीचिंग के कौन सी विधि यूज़ करते हैं, किस तरह की प्रक्रिया यूज़ करते हैं। अगर एक तरीके से बच्चे को नहीं समझ में आता तो क्या आप दूसरे तरीके की तरफ जाना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं अपने अप्रोच में, ये भी बहुत मैटर करता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेलकोन्स मॉडल। डेलकोन्स मॉडल बहुत ही ईजी है। डेलकोन्स एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बच्चा क्या सीखता है, क्या याद करता है, यहाँ पे याद मेन है, याद रखना। तो बच्चा कोई भी चीज़ कितना याद रखता है डिपेंड करता है ऑन सेंसेस पे। हमारे 5 सेंसेस होते हैं जिसे हम ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी आंख, जिसे हम देखते हैं, कान जिसे हम सुनते हैं, नोज जिसे हम स्मेल लेते हैं, टंग जिसे हम टेस्ट करते हैं, और स्किन जिसे हम टच करके फील करते हैं। अब जितना आप इन 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे ना किसी एक्टिविटी में, तो वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा याद रहेगी। बट अगर सपोज आप एक ही सेंस इन्वॉल्व करोगे, एक ही ज्ञान इंद्रिय इस्तेमाल करोगे, तो आपको चीज़ कम याद रहेगी। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी तक आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 100 किताबें पढ़ी होंगी, बचपन से लेके अभी तक। आपको क्या 100 की 100 के नाम याद है, उनके कंटेंट्स याद हैं, उनके चैप्टर्स याद हैं, किस पेज पे कौन सा चैप्टर था वो याद है? नहीं होगा। बट हाँ, आपने बचपन से अभी तक जो मूवीज़ देखी हैं उसके काफ़ी सारे गाने याद होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक किताब पढ़ते हो और एक गाना देखते हो, तो किताब पढ़ोगे तो सिर्फ आपकी आंखें इन्वॉल्व है, आप सिर्फ पढ़ रहे हो बस। जबकि आप एक वीडियो देखते हो तो आपकी आंखें भी इन्वॉल्व है, आपके कान भी इन्वॉल्व है, और कई बार आप वो गाना गुनगुनाते हो तो आपका टंग भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इन्वॉल्व है। तो जहाँ पर ज्ञान इंद्रियाँ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगी। और इसका एक कोन शेप बनता है जहाँ पे सबसे टॉप में आपको सबसे कम याद रहता है, और जैसे 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 आप नीचे जाते हो आपको ज़्यादा याद रहता है। तो अब आपको समझने लायक क्या चीज़ है यहाँ पर, याद रखना, ये डेल सर ने दिया है, जिनकी स्पेलिंग है DALE, डेल सर ने दिया है ये कोन, पहली बात। दूसरी बात, ये कोन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व एंड रिटेंशन पावर। इसका मतलब जितनी ज्ञान इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होंगी उतना आपको चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। इसके परसेंटेजेस मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी याद रखना। 20 के अलावा सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5 ऐसे। सो 1, 2 तो आएगा ही, क्योंकि 20 के अलावा है तो 20 तो आएगा ही। तो 10, 20, 30, 50, 70, 90, तो यही इन्वॉल्व है। 10 में आप जो पढ़ते हो आपको सिर्फ 10% याद रहेगा। 20% आप जो सुनोगे, सिर्फ सुनोगे, आपको याद रहेगा। 30% आप जो देखते हो आपको उतना याद रहता है। 50% आप जो देखते हो और सुनते हो, कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको 50% तक याद रहेगा। 70% आप जो बोलते हो और लिखते हो वो याद रहेगा। और 90% आप जो हर रोज़ कार्य करते हो, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भूल जाओगे कि अभी याद नहीं आ रहा सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हैं, या याद नहीं आ रहा साइकिल कैसे चलाते हैं? दैट इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी, आप हर रोज़ करते हो तो आपकी एक आदत बन जाती है और आप उसे भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सारी ज्ञान इंद्रियाँ उसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो परसेंटेज याद रखिएगा, 20 को छोड़ के सारे ऑड नंबर्स हैं। सो 10, 20,
30, 50, 70 और 90। बहुत ही सिंपल है, आप इसको फटाफट पढ़ लीजिएगा या नोट्स डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है टीचिंग टूल्स और टीचिंग एड्स। इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। टीचिंग टूल्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम बाजार से खरीद सकते हैं जिससे हम हमारा शिक्षण प्रणाली को आसान बना सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे ज्योग्राफी पढ़ानी है, ठीक है, तो एटलास या मैप मेरे बड़ा काम आएगा, जिससे मैं भारत का नक्शा दिखा सकूंगी बच्चों को कि कितने स्टेट्स हैं, कौन सा स्टेट कहाँ स्थित है, साउथ इंडिया में कौन सी स्टेट्स आते हैं, नॉर्थ इंडिया में कौन से स्टेट्स आते हैं। इस तरह से अगर मुझे बताना है तो मैं बता के, सिर्फ बोल के बताऊंगी तो बच्चों को याद नहीं रहेगा, बट अगर मैं मैप पे दिखाऊंगी तो बच्चों को ज़्यादा याद रहेगा। तो इसे हम टीचिंग टूल्स कहते हैं। टीचिंग टूल्स बाजार से कहीं से भी परचेज किए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, अटलास, मैप, फ्लैश कार्ड्स एक्सेट्रा। बट टीचिंग टूल और टीचिंग एड में क्या डिफरेंस है? हिंदी में वो ट्रांसलेशन में सेम हो गया, बट टीचिंग टूल्स और टीचिंग एड्स में एक डिफरेंस है, वो मैं बता देती हूँ। टीचिंग टूल्स को मैं कितना इफेक्टिवली यूज करती हूँ, इससे टीचिंग एड्स बनता है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, टीचिंग टूल्स को मैं कितने अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरा शिक्षण अच्छी तरीके से हो सके, उसे मैं टीचिंग एड्स कहूँगी। अब सबसे पहले टीचिंग टूल का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैप मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया था कि भाई मैं मैप से आपको अच्छे से बता पाऊंगी, बच्चों को बता पाऊंगी कि कौन सा स्टेट कहाँ स्थित है इंडिया में। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट केस में वो मैप लाके सारे बच्चों को दे दिया, तो सिर्फ ये टीचिंग टूल है बस। बट अगर मैंने उस मैप के अलग अलग टुकड़े किए और फिर बच्चों को बोला कि ये सारे टुकड़े जोड़ो और भारत बनाओ, जैसे पजल बनता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस टूल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और बच्चों के दिमाग में अब भारत का पूरा चित्र एकदम अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि बच्चा जोड़ने की कोशिश करेगा, सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेगा कि ये स्टेट इसके साथ आएगा, ये स्टेट इसके साथ आएगा, इस तरह का नक्शा बनेगा, इस तरह का मैप बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम टीचिंग टूल को टीचिंग एड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम टीचिंग टूल को टीचिंग एड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एड्स वो होते हैं जो बहुत पहले यूज़ किए जाते थे, आज से 100 साल पहले भी यूज़ किए जाते थे। मॉडर्न टूल्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे वो आज के मतलब 5 साल के अंदर अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। लाइक माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर हो सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर स्क्रीन्स, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें। तो जब हम इन सब की बात करते हैं तो ये मॉडर्न टीचिंग टूल्स, टीचिंग एड्स हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक आज के लिए जो हमारा होगा वो होगा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के क्लासिफिकेशन, तो याद रखना इसके 2 क्लासिफिकेशन है, प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स याद रखना ये सारे 100% इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, इसका मतलब बिजली से चलते हैं। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, बिजली के बिना नहीं चलेगा। स्लाइड्स, ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं वो आपको दिखानी हो, मूवी का एक हिस्सा, वो हम उसे कहते हैं फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप मतलब एक मूवी चलचित्र का हिस्सा। अगर मैं पूरी मूवी दिखाती हूँ तो उसे मैं मूवी कहूँगी, चलचित्र। जबकि अगर फिल्म स्ट्रिप की बात करूँ तो चलचित्र का हिस्सा, कोई पर्टिकुलर सीन, कोई पर्टिकुलर एक वीडियो, ठीक है। तो फिल्म हो गया, स्लाइड्स हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर से लाइट से स्क्रीन पे लगता है और फिर आपको एक अच्छी सी इमेज दिखने को मिलती है। और फिल्म स्ट्रिप, ईपीडियास्कोप का मतलब होता है पुराने ज़माने का प्रोजेक्टर बोल सकते हैं। अगर आपने हम साथ साथ है मूवी देखी हो और उसमें पर्टिकुलरली गाना देखा हो, मैया यशोदा ये तेरा का नहीं है, इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो वो गाना जो स्टार्टिंग में चलाते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पर जो यूज़ होता है उसे हम ईपीडियास्कोप कहते हैं। आप वो एक बार देख लीजिएगा। अब नॉन प्रोजेक्टेड में सिर्फ एक है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बाकी कोई भी बिजली से चलने वाले नहीं है। सिर्फ ये ऑडियो एड्स है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या ये बिजली से चलता है, बाकी सारे यूज़ करने के लिए आपको बिजली नहीं चाहिए। जैसे ग्राफिक एड्स में सारे इमेजेस आते हैं, फोटोज़ आते हैं, तो इसमें फ़ोटोज़ आ सकते हैं, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, पिक्चर्स, एटलास, मैप, ये सारी चीज़ें जो एक चित्र का रूप ले लेती है। डिस्प्ले बोर्ड, जो बोर्ड कहीं पे इंस्टॉल होते हैं, जो सबको दिखाई देंगे, इंडिविजुअल बुक्स में नहीं, सबको दिखाई देंगे। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, फैनल बोर्ड, पेग बोर्ड, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं।
3D में मॉडल्स, मॉकअप्स जिससे आप छू के चारों तरफ से उसका एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर सर्कल जैसे मैं अगर सर्कल की बात करूं तो मैं इसे सर्कल कह सकती हूँ, राइट. बट अगर मुझे सिलेंडर दिखाना है, सिलेंड्रिकल, तो ये हो गया सिलेंड्रिकल जो एक एक्चुअली शेप ले लेता है. लाइक दिस इज ऑल्सो अ सिलेंड्रिकल शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप है ये. तो इसे हम 3D मॉडल्स कहते हैं, जिससे बच्चा छू के उस पूरे मॉडल का एक्चुअली मुआयना करके देख सकता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही होती होगी. मोबाइल खरीदने जब आप दुकान पे जाते हैं तो वो आपको एक डमी फ़ोन दिखाते हैं कि आपका मोबाइल एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा. तो जब आप एक डमी फ़ोन देखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसका वज़न इतना होगा, कैमरा इस जगह प्लेस्ड होगा, ऑल दैट. तो वो क्या हो गया, वो एक 3D मॉडल हो गया. ऑडियो एड्स जब आप सुनते हो, लाइक रेडियो हो गया, कैसेट्स हो गए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की ज़रूरत पड़ेगी. एक्टिविटी एड्स, यहाँ पर बच्चा खुद वो कार्य करके सीखता है. फील्ड ट्रिप हो सकती हैं, कोई टाइप का स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं.